अनुच्छेद 108 में अपने बात कर रहे थे, तो इसके तहत यदि हम बात करें तो सबसे पहली बार 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम और 2002 में पोटा अधिनियम, जिसे हम आतंकवादी निवारक निरोधक अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये 3 ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जब संसद को इन कानूनों के निर्माण के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा था। 108 के बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 111। दोस्तों, अनुच्छेद 111 का जो संबंध रखा गया है वो है राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने की स्थिति में जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो पुनर्विचार के लिए उसको जो लौटाने का अधिकार दिया गया है, वे अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अध्यादेश उन स्थितियों में जारी किए जाते हैं जब लोकसभा का विघटन हो जाए। तो लोकसभा का विघटन होने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता है और उसको यह अधिकार अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया है। अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 सप्ताह तक वैध होते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 200, यह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के तहत आता है। अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि राज्यों की विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय महत्व के विधेयकों को राष्ट्रपति अपने पास बुलवाने या समाप्त करने की शक्ति रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 के तहत विशेष केंद्रीय महत्व के विधेयकों को अपने पास बुला सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। इसके अलावा विधायी शक्तियों में अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन, जिसको हम एंडो ग्रीक भी कहते हैं, इस एंडो ग्रीक समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में
मनोनीत करने का अधिकार रखता है। तो मनोनीत करने का अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया गया है वो अनुच्छेद 331 के तहत दिया गया है। 331 के बाद अनुच्छेद 80 थर्ड। अनुच्छेद 80 थर्ड के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा व विज्ञान के क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा इन क्षेत्रों से जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनकी सदस्य संख्या है 12। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में इस क्षेत्र से मनोनीत करने का अधिकार रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति की। तो वित्त के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि हम वित्त में बात करते हैं तो यहां 2 शब्द निकल कर आते हैं। एक तो संचित निधि और दूसरा शब्द आता है आकस्मिक निधि। इन दोनों में सबसे पहले तो अंतर क्या है? संचित निधि पर संविधान द्वारा संसद को अधिकार दिया गया है और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी स्थितियां जब लोकसभा कार्य नहीं कर रही हो, जब लोकसभा कार्य नहीं कर रही हो तो राष्ट्रपति इस आकस्मिक निधि से राष्ट्र विकास के लिए पैसा खर्च कर सकता है। और जब लोकसभा कार्य कर रही हो, ऐसी स्थिति में जो विकास कार्यों पर पैसे खर्च किए जाते हैं वो संचित निधि में से किए जाते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र स्तर पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों को जो वेतन देय होता है वो संचित निधि से देय होता है। इसके बाद अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 का संबंध है राष्ट्र के वार्षिक वित्तीय विवरण से, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बजट के नाम से जानते हैं। तो देश का जो बजट है, इस बजट को प्रति वर्ष राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से लोक सदन में प्रस्तुत करवाता है। तो बजट को लोक सदन में प्रस्तुत करवाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को दिया गया है। यहां दोस्तों एक चीज और आती है कि देश के बजट को लोक सदन में प्रस्तुत करता कौन है? तो प्रस्तुत वित्त मंत्री करता है। तो वित्त मंत्री लोकसभा अध्यक्ष को देश का बजट सौंपेगा और लोकसभा अध्यक्ष को लोक सदन में प्रस्तुत करेगा। तो पहली बार बजट
प्रस्तुत जो किया जाता है वो प्रस्तुत भी लोक सदन में ही किया जाता है और लोक सदन से पारित होने के बाद बजट को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थी राष्ट्रपति की वित्त शक्ति। वित्त शक्ति के बाद आती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 का जो संबंध रखा गया है वो है क्षमादान से। क्षमादान की राष्ट्रपति की जो ये शक्ति है ये अनुच्छेद 72 के तहत आती है। इसमें राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दिए गए दंड को माफ करने, सजा को कम करने, प्रकृति में परिवर्तन करने व मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार रखता है। परंतु सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ करने का अधिकार यहां राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। अर्थात सैनिक न्यायालय जो दंड देता है उसको माफ राष्ट्रपति नहीं कर सकता। इसके बाद न्यायिक शक्ति में नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 143। इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। तो उसको परामर्श मांगने का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बाध्य नहीं कर सकता कि उस विषय पर वो उसको निर्णय दे ही दे। परामर्श मांग सकता है, निर्भर करता है सर्वोच्च न्यायालय पर कि वो उन्हें परामर्श दे या न दे। तो ये जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के तहत आते हैं। न्यायिक शक्तियों के बाद अंतिम शक्ति सामान्य काल में आती है निषेधाधिकार, जिसको हम वीटो के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो निषेधाधिकारों में सबसे पहला निषेधाधिकार विलंबनकारी निषेधाधिकार। दोस्तों, निलंबनकारी निषेधाधिकार का अर्थ कि राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकता है। कुछ समय के लिए रोकने का अर्थ कि संसद के दोनों सदनों से जब विधेयक पारित होकर जाता है
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को सौंप सकता है। जब ये विधेयक पुनर्विचार के लिए सदन में सौंपा जाएगा तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पुनः उस बिल को पारित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस बिल पर हस्ताक्षर करने होंगे। और ये अपने पहले ही बात कर चुके हैं कि विलंबनकारी जो निषेधाधिकार है ये राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त होगा। विलंबनकारी निषेधाधिकार के बाद दूसरा आता है सांकेतिक निषेधाधिकार। सांकेतिक निषेधाधिकार का जो संबंध है वो अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसा कि अपने पहले बात की थी कि अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति राज्यों की विधानसभाओं में प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय महत्व के विधेयकों को अपने पास मंगवाने व उन्हें समाप्त करने की शक्ति रखता है। और उसको ये जो अधिकार दिया गया है ये अधिकार अनुच्छेद 200 के तहत प्राप्त है और ये राष्ट्रपति की सांकेतिक वीटो शक्ति कहलाती है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार के नाम पर दो प्रकार के निषेधाधिकार प्राप्त हैं, एक तो विलंबनकारी और दूसरा सांकेतिक निषेधाधिकार। परंतु हम संविधान में यह भी देखते हैं कि एक और निषेधाधिकार के बारे में संविधान में चर्चा होती है, वो होती है जेबी वीटो या जिसको हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो पॉकेट वीटो का जो प्रयोग है वो 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाक विधेयक पर किया गया। वैसे तो जेबी वीटो का अधिकार सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, परंतु उस समय की विशेष स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बार 1986 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भी इस वीटो का प्रयोग किया गया था। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के विषय की बात करेंगे।